वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बात कर रहे हैं हम स्पेशली बोन्स ट्यूमर की कि हड्डियों में ये ट्यूमर कैसे जनरेट करता है, कैसे इसकी तशखीस की जा सकती है और कहाँ कहाँ ये पेनफुल है, अगर हमें इसकी इंडिकेशन कैसे हो सकती है। अब हम इसकी थोड़ी सी टाइप से रेलिवेंट एक और डॉक्टर साहब कुछ अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि टाइप से आगे भी कोई चीज़ है। अगेन सर आपको वेलकम करती हूँ और ये बताइए ये जो हम आपने टाइप्स तो बताई कि इसकी क्या टाइप्स है, लेकिन मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा सा रिपीटेशन करके इसमें और बात क्या ऐड करना चाह रहे हैं। मैंने अभी आपको ये कहा कि बोन ट्यूमर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो बेनाइन होते हैं और दूसरा मैलिग्नेंट होते हैं। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है उसको हमने फर्दर क्लासिफाइड किया हुआ है कि प्राइमरी बोन ट्यूमर्स होते हैं और एक सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी बोन ट्यूमर्स हम वो होते हैं जो उसी जगह से जहाँ से वो डेवलप हो रहा होता है उसको हम प्राइमरी कहेंगे, और यानी कि जो वहाँ से होकर दूसरे टिश्यूज़ के अंदर वो फैल जाते हैं उनको हम सेकेंडरी करते हैं। इन्हें डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मिसाल के तौर पर एक टांग का ट्यूमर है, जी जी, टांग का ट्यूमर वो आपके स्कल के अंदर आ गया तो ये इसके या उसके लिवर में आ गया या जिगर में आ गया तो ये उसके मेटास्टेसाइज हो जाता है। तो इसको यानी कि डिस्टेंट पार्ट्स के अंदर। अब ये है कि आपके बेनाइन ट्यूमर्स कौन कौन से हैं जिसके अंदर आपको बेनाइन ट्यूमर कहेंगे। तो बेनाइन ट्यूमर्स के अंदर बहुत सारे हैं। एक तो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है, ऑस्टियाइड ऑस्टियोमा है, जाइंट सेल ट्यूमर है, ऑस्टियोमा है, फाइब्रोमा है, लाइपोमा है। ये तमाम चीज़ें जो है ना डेवलप हो जाती हैं। कितने टिपिकल आप टर्म्स कह रही है, तो बेहतर डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। इसी तरह कैंसर के अंदर अगर हम जाएं तो इसके अंदर भी यह है कि ऑस्टियोसार्कोमा है, कॉन्ड्रोसार्कोमा है, इविंग सार्कोमा है, लाइपोसार्कोमा है एंड हेमेंजियोमा है। ओह माय गॉड। तो इस तरह से यानी कि ये ट्यूमर जो है ना डेवलप हो जाते हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी में आ जाते हैं कि हमने ये देखना होता है कि उसको ट्यूमर कौन सा और हमने किस तरह से इसको ट्रीट करना है। ओके, ट्रीटमेंट। अच्छा, एक और, यंग एज में होने के चांसेस कितने हैं? असल में जो पांच ट्यूमर जो हैं वो यंग एज के अंदर डेवलप होते हैं। 10 साल से लेके 25 साल या 30 साल की उम्र में डेवलप होते हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ऐसा सस्पेक्ट किया हुआ है, प्रूफ अभी तक नहीं हुआ कि शायद ग्रोविंग एज और डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूमर के साथ कोई इसका लिंक है, जिसकी वजह ग्रोविंग एज के अंदर और यानी कि जो ट्यूमर की डेवलपमेंट है उसके अंदर इनका कोई लिंक है जिसकी वजह से ट्यूमर डेवलप हो जाते हैं। तो बास ट्यूमर जो है वो तकरीबन 10 और 25 साल के दरमियान डेवलप हो जाते हैं। एक ऐसा ट्यूमर भी है कि जैसे यानी कि वो 10 से 25 साल की उम्र में डेवलप होगा, मिडल एज के अंदर जाके उसका लेवल डाउन हो जाता है और फिर 60 ईयर्स के अंदर जाके फिर उसका लेवल जो है वो ऊपर फिर बढ़ जाता है। तो ये यानी कि मुख्तलिफ औकात हैं जिसके अंदर ये इनके ट्यूमर नज़र आते हैं। हमने ये देखा है कि अगर कोई ट्यूमर लोकलाइज्ड है यानी कि एक महदूद हद तक ये है तो उसका 5 साल का सर्वाइवल रेट जो है ना वो 74% है। 74% 5 साल के लिए वो जी जाएगा। अगर उसका सराउंडिंग टिश्यू के अंदर वो ट्यूमर जो है सराउंडिंग टिश्यू के अंदर अगर फैल गया है तो वो 5 साल का सर्वाइवल रेट जो है उसका वो 66% है। और इसी तरह यानी कि अगर उसके डिस्टेंट पार्ट में अगर उसका थाई का तो ट्यूमर है और वो लिवर, ब्रेन और दूसरी जगहों में चला गया है, मेटास्टेसाइज कर गया है, तो उसका जो सर्वाइवल रेट है वो 27% है। तो यानी कि जहाँ डिस्टेंट होगा उसका लेवल और कम होता चला जाएगा। ओह माय गॉड। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इसको ट्रीटमेंट आपने बताया कि अगर फॉर एग्जांपल मेडिसिन से ये क्योर हो जाता है, इंजेक्शन से क्योर हो जाता है, या इसका लास्ट ऑपरेशन है, क्या है? अगर तो जो बेनाइन ट्यूमर्स हैं वो तो सर्जिकल प्रोसीजर्स के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है उसका कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट उसका नहीं है कि वो कर सकेंगे। तो उसके लिए वैसे हम ये है उनका ट्रीटमेंट जो मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है, उनको रेडियोथेरेपी भी हम देते हैं, उनको कीमोथेरेपी भी देते हैं और पैलिएटिव नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं जिससे कि वो मरीज़ का वाइटल साइन चेक करता रहे, उसको ब्लीडिंग देखता रहे, उसका फ्रैक्चर देखता रहे, उसका वेट चेक करता रहे, वो नर्सिंग केयर के अंदर आ जाता है। मतलब वक्त गुजारने वाले टाइम उसको थोड़ा सा पेशेंट को कंफर्टेबल कर सकें। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि ये कितने टाइम के बाद आप
सेटिस्फाई कर देते हैं पेशेंट को कि ये वो खत्म? डिपेंड करता है उसका ट्यूमर कौन सा है, ट्यूमर की किस्म क्या है और उसका अच्छा। ट्रीट किस तरह से करना है। उसको आया हमने कीमोथेरेपी पहले देनी है, फिर उसके बाद हमने उसको रेडियोथेरेपी करनी है, फिर उसके बाद सर्जिकल एब्लेशन करनी है, यानी कि उसका यानी कि सर्जरी करके उसको निकाल देना है। लेकिन बाज़ों का सर्जरी हमारे लिए एक मुश्किल भी हो जाती है। अगर उसका ट्यूमर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर फैला हुआ है तो सर्जरी बड़े मोहतात अंदाज से के साथ हमें करना पड़ता है, ऐसे एग्रेसिव तरीके से हमें नहीं जाना पड़ता। यानी कि वो कुछ खास बॉडी के हिस्से हैं जहाँ पर ये रिस्क या भी कह सकते हाँ, लिवर के अंदर चला गया, ओके, लंग्स के अंदर चला गया, ब्रेन में चला गया, किडनीज में चला गया, तो ज़रा ऐसे लोगों का जरा सर्जिकल इंटरवेंशन देना जरा बड़ा बहुत। लेकिन वो जो बल्ला जिससे जिंदगी दे दे तो वो वैसे भी मौत को टच करके वापस आ जाते हैं। वही बात है जिसको अल्लाह पाक ने और कुछ लोग ऐसे भी हैं जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वो सरवाइव कर रहे हैं, उनके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सरे में नजर आ रही है, जैसे किसी की कोई फॉर एग्जांपल कहते हैं किसी को गोली लग गई, वो अभी भी अंदर है लेकिन वो माशाल्लाह मूव कर रहा है। तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे ऐसे ट्यूमर भी आपको देखेगा ये प्याज बना हुआ है, बड़ा एक प्याज जो है, हाँ, बड़ी प्याज है, बड़ी प्याज है, आपको नजर आएगा। उसको इविंग सार्कोमा कहते हैं, इविंग सार्कोमा। तो वो आपको बिल्कुल प्याज की शक्ल में नजर आएगा और वो सरवाइव हो रहा है, बंदा मूव कर, वो भी उम्र जो है ना 10 से 30 साल ही है। अच्छा, तो इसके अंदर वो डेवलप हो जाता है और डायफिसिस से डेवलप हो जाता है, बोन के दरमियानी हिस्से से वो डेवलप हो जाता है। बस अल्लाह पाक जैसे जिंदगी तो कुछ बर्दाश्त की। ऑस्टियोसार्कोमा वो बोन्स के एंड की तरफ से हो जाता है। तो हर ट्यूमर जो है ना मुख्तलिफ जगहों से पैदा हो जाते हैं। आपने सारा बताया कैसे होता है क्या है सब, ये बताइए कि अब हम लोग इसके अंदर कुछ खाने पीने में हमें हमारा स्ट्रॉन्ग सिस्टम यानी कि इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हम उससे फाइट करने के लिए कुछ क्योर कैसे कर सकते हैं, प्रिकॉशन क्या क्या है? देखें, मैंने अभी आपको पहले कहा ना कि एक अपनी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल चेंज करें। अपनी तमाम तर मसरूफियात में से अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें, जिसमें से कि आपने डेली वर्जिश करनी है। वर्जिश से मुराद ये है कि आपने वॉक करनी है। तीसरा, आपने हेल्दी फूड खाना है, फैंसी फूड नहीं खाया करें, फास्ट फूड वगैरह जो है इससे अवॉइड किया करें और अपने वेट को मेंटेन रखें। बाकायदा मेडिकल केयर करें, हमारा मेडिकल चेकअप करवाते हैं साल में 1 मरतबा, और वैक्सीनेशन अगर होती है तो वैक्सीनेशन भी करवाते रहें, जो अगर ड्यू है आपके ऊपर वो भी करवाते रहें, उसको इग्नोर ना करें। उस वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। इससे क्या हमारे जिस्म की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, कुव्वत मदाफियत हमारी बढ़ जाती है। उस खास डिजीज़ की खातिर, खास अगर उस किस्म की कोई डिजीज़ हो तो उससे बच जाते हैं और क्योर हो जाता है, और बाकी वही डिजीज़ जो है ना वो कैंसर की अलामत भी बन जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि वैक्सीनेशन जैसे पोलियो के कतरे डाले जाते हैं, क्या एक बंदा हेल्दी है उसके बावजूद उसको वैक्सीन की ज़रूरत है? देखें, पोलियो के खतरे का एक खास लिमिट है। एक एग्जांपल के तौर पे कहा कि हमें पहले से क्योर करने के लिए किया गया ना? पहले से क्योर करने के लिए, जैसे आपका हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है। बचपन में इंजेक्शन लगते थे, उसके अभी भी स्टेन इतने बड़े बड़े बने हुए। आपको ट्यूबरकुलोसिस के बीसीजी पांच कुछ इंजेक्शन होते थे, खन्नास का तबद्दी कुछ ऐसे कुछ नाम आते थे, झटके की बीमारी, पोलियो, खन्ना के टीवी पे ऐड चलता था इस तरह। वो स्कूलों में आके घेर ले, पहले तो यहाँ तो भी नहीं कर सकते, पहले तो वो स्कूलों के अंदर ही वो घेर लेते थे, बाहर जाने वहीं वैक्सीनेट करके आते थे। वो बड़ा अच्छा स्टाइल था। अब तो कोई हत्या लगता ही नहीं है, अब कोई हत्या। लेकिन ये चीज़ आपने जो कही, क्या हम, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है डॉक्टर साहब, क्या हम इस बीमारी से पहले से बचने के लिए कोई इंजेक्शन, कोई क्योरिंग, क्या ऐसा कोई चीज कोई ऐसा प्रिवेंटिव मेजर नहीं है इसके लिए, नहीं स्पेशली इसके लिए, बोन ट्यूमर्स के लिए कोई ऐसा नहीं। ये कभी भी आपको हो सकता है, अल्लाह पाक हर एक को बचा के। लेकिन इसके लिए अगर आपको 6 महीने बाद ब्लड टेस्ट करवाना चाहे तो मैंने कहा रेगुलर मेडिकल चेकअप आपको महीने में, साल में 1 मरतबा अपना पूरा चेकअप करवा लेना चाहिए। तो उसमें क्या कोई खास ब्लड टेस्ट है क्या? ब्लड वगैरह टेस्ट, दूसरे टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह हम करके देख लेते हैं, ECG वगैरह दूसरी सब चीज़ें चेक कर लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि यानी कि हेल्दी है या नॉन हेल्दी है, पता लग। ओके, अच्छा, हमने ट्रीटमेंट की भी बात की, डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह काफ़ी सारी बातें जो हमने कोशिश की है कि आपको अवेयर कर सके। घुटनों में, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी हैं, वैसे तो बॉडी में कहीं पर भी तकलीफ हो तो ये जो ट्यूमर है, क्या हम जैसे एक उम्मीद हमेशा अल्लाह पाक से होती है, अल्लाह पाक हम सबको सेहत दे, तो इसके जो है कि यानी कि कटिंग वगैरह होती है या बॉडी में नज़र, यानी कि बॉडी के अंदर होता है या बाहर कुछ ब्लीडिंग हो रही है, पस पड़ रही है, ऐसा कुछ होता है?
जैसे 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 ट्यूमर बढ़ता है और उसका मास बढ़ता है तो बाहर भी एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। और जैसे जॉइंट सेल ट्यूमर है, जॉइंट सेल ट्यूमर है तो वो हड्डियों के या आपके जॉइंट के जो कॉर्नर है ना, एंड है ना, उससे डेवलप होगा और आपको महसूस होगा और आपका चलना फिरना दुश्वार कर देगा। तो उसके लिए अगर वो वैसे नॉन मैलिग्नेंट होता है, बेनाइन किस्म का ही होता है, लोकली मैलिग्नेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने देखोगे जो कैंसर के उनकी कुछ ना कुछ जैसे नीली या जामनी टांग हो रही होती है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो शायद वहाँ पे ब्लॉक है, ऐसा कुछ होता है? वो तो सर्कुलेशन तो उसके बहाल रहती है। नहीं, मैं इसका नहीं, मैं कह रही हूँ कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसमें कोई ना कोई डिजीज में मेंशन होता है कि यार ये नजर आ रहा है, कुछ स्पॉट्स वगैरह पड़े, तो क्या बोन्स ट्यूमर में ऐसे एक्सटर्नल जो है स्पॉट्स नजर आते हैं? एक्सटर्नल अपीयरेंसेस कुछ भी नहीं होते। जैसे एक है एविंग सार्कोमा, मैंने आपको बताया, उसमें यह है कि उसकी जो डेवलप होगा तो जैसे प्याज डेवलप होता है, प्याज की तरह आपको नजर आएगा। ओके अच्छा, हम लोग जैसे होता है ना, किसी लोगों को खांसी है, कुछ हमें फील हो रहा था यार ये बार बार खांस रहे, जाके टेस्ट करवाओ, या किसी को फ्लू हो रहा है या सर में पेन हो रहा है, तुम कहते जाके टेस्ट करवाओ, जो फीलिंग आती है 2-3 दिन मुस्तकिल, तो जब बोन्स ट्यूमर होती है तो हम इसके लिए भी कोई इंडिकेशन हो तो एक बंदा अलर्ट हो जाए, भाई जाके टेस्ट करवा लें, ना ऐसे ही बस चलते रहे। आपको किसी किस्म की भी कोई तकलीफ हो तो आप फौरन डॉक्टर से रुजू करें और उसकी तह तक पहुंचने की हमेशा कोशिश करें कि मुझे तकलीफ है क्यों और किस लिए और मुझे क्या करना है। बड़ी इनिशियल स्टेजेस के अंदर अगर हम अपने आप को इन्वेस्टिगेट कर लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से और बुराइयों से बच जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जाते जाते कोई खूबसूरत सा मैसेज हमेशा की तरह अपने नाजरीन को बहुत प्यारा मैसेज करते हैं हम, ये बता दूं जी नाज़रीन। डॉक्टर खुर्शीद अनवर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आज हमारे दरम्यान अवेयरनेस दे रहे थे। टॉपिक था आपका जब बोन्स ट्यूमर, हड्डियों के अंदर ट्यूमर होना, और ये पूरी बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। हमारे दरम्यान एक कॉलर भी है, जाने से पहले कॉलर भी आ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सभी कैसी हैं आप? या कैसे हो आप, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर को बहुत सलाह हो भाई, हड्डियों के मामला बड़े खतरनाक होते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि ना हम अच्छी गुजाएं खा रहे हैं, ना अच्छे हम जिससे हमारा कैल्शियम बना है। डॉक्टर से मेरा सवाल ये है, डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये कि देखिए हम जो एक तो हमारी जो मुझे ये बताइए कि हमारी हड्डियों की जो आपने ट्यूमर की जो बात चल रही है, इसकी इंडिकेशन क्या बातें होती है? क्योंकि हम जब एक तो इससे मेरा रिलेटेड क्वेश्चन है कि मोस्टली जो है ना हमारी हड्डियों में जब पेन होने लगता है, हम पेन किलर डॉक्टर्स देते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर, और पेन किलर खा खा के उसके अंदर जो है ना हमारे रीनल सिस्टम में भी फर्क पड़ जाता है। ये जो पेन किलर्स हैं ये आपको वहां तक ले जाते हैं, फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाता है। इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? चले, बहुत शुक्रिया या थैंक यू सो मच। लेकिन आप इस प्रोग्राम को रात को 12 बजे देखिएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ये सारी बातें बिल्कुल इनिशियली बता दी थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इंसान रिश्ते तोड़ता है, दोस्त बदलता है, लेकिन वो फिर भी परेशान क्यों रहता है? इसलिए कि क्योंकि वो अपने आप को नहीं बदलता। इसलिए मिर्ज़ा गालिब ने कहा है, उम्र भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और साफ आईना करता रहा। हाय हाय, क्या बात है। और इस प्रोग्राम को जी नाज़रीन आप लोग रात को 12 बजे रिपीटेशन में देख सकते हैं। बहुत ईजीएस्ट, इसके बहुत ज़बरदस्त आज डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अवेयरनेस दी है, तो डोंट मिस इट। 12 o'clock रात को रिपीट जो है गुड मॉर्निंग विद सभी आप देख सकते हैं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।